जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अपना ख्याल रखा करें। जी मेरा बेटा, हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री में, एएस केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हमने 4th लेक्चर पढ़ना है। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक मॉडल्स की बात की कि डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आए। आज तक एटम को नहीं देखा हुआ, सब प्रिडिक्शंस थी। कोई मॉडल कुछ चीज़ों को प्रूव करता था, कोई नई चीज़ें मिल जाती थी, कोई मॉडल कोई चीज़ों को प्रूव करता था। तो ये इवॉल्व होते 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 हम कहाँ तक पहुँचे? हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन होता तो पार्टिकल है, लेकिन जब वो एटम की तरह होता है तो उसका वेव बिहेवियर प्रोमिनेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अलग से है तो पार्टिकल है, एक एटम से दूसरे एटम में जो ट्रांसफर हो रहा है वो पार्टिकल की तरह हो रहा है। लेकिन जब वो एक ही एटम के अंदर है तो उसका कौन सा बिहेवियर प्रोमिनेंट है? उसका वेव बिहेवियर प्रोमिनेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है। इस डुअल नेचर को एक्सप्लेन जो करता है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने पढ़ा क्वांटम का मतलब होता है पर्टिकुलर वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस की, शेल्स की, ऑर्बिटल्स की, इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, पर्टिकुलर रेडियस होती हैं, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती हैं। तो इसलिए हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स माइक्रो लेवल पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन की जब ये अलग से होता है तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होता है, जब एटम के अंदर होता है तो वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जो इसकी डुअल नेचर को भी एक्सप्लेन कर पाए, उसको कंसीडर करते हुए एक मॉडल होना चाहिए। तो वो आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है। श्रोडिंगर ने उसकी वेव इक्वेशन बना दी, उस वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें 3 वेरिएबल्स मिले, 3 वैल्यूज मिली, n, l, n। ये क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। ये हमें बताते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो हमें n, l, m हमें क्या बताते हैं? साइज ऑफ ऑर्बिटल और शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और एक और भी क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। वो हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अच्छा, देयर आर 4 क्वांटम नंबर। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी सबसे पहले बात की थी बोहर ने कि शेल्स होते हैं। उसने सिर्फ शेल्स तक बात छोड़ दी। क्या कौन सा शेल होता है? के शेल होता है तो n की वैल्यू 1 है। एल शेल होता है तो n की वैल्यू 2 है। तो n की पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, के, एल, एम, एन शेल्स होते हैं। इसके बाद है भाई शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। इसको किसने बताया? इसकी जो सब सेल्स होती हैं उनकी भी पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। सब सेल्स की पर्टिकुलर वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर मोमेंटम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L से। आपको पता है कि अगर n की वैल्यू 1 होती है तो L की वैल्यू कितनी होती है? 0 से n-1 तक। 0 से n-1 तक। जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू हमने पढ़ा था, n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू 0 होगी, उससे कम होगी। अच्छा, ये था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है और उससे एक कम हो सकती है। 2 से एक कम 1 हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से जब n की वैल्यू 3 है, n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जब L की वैल्यू 0 होती है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये S सब शेल है। S इज सब शेल और ये स्फेरिकल इन शेप होता है। ये L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल है, L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल है। P सब शेल डम्बल शेप का होता है, ये शेप बताता है ना ये में। अच्छा, L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल है, ये P सब शेल है और ये D सब शेल है। ये D सब शेल है, हाँ जी, ये D सब शेल है। ये क्यों हो गया? ओके, ये बंद। ओके, दोबारा चलाना पड़ेगा। हाँ जी, ये D सब शेल है। डी सब शेल का मतलब होता है उसकी डबल डम्बल शेप है। उसकी क्या है? डबल डम्बल शेप। एक और क्वांटम नंबर भी पढ़ा हमने। n की बात होगी, l की बात होगी। अब बात करते हैं m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा होता है तो उसके घूमने से मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती है? -L से लेके 0 से लेके +L तक। क्या मतलब? अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू, एक तो L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? बस 0 ही होगी। a की वैल्यू होगी 0, m की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू पता क्या होगी? -1, 0, 1। जितनी m की नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। m की वैल्यू 0 है तो एक ऑर्बिटल है, एक वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल है, 3 वैल्यूज हैं तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। हमने ये बात की।
और एक और होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए हमने रख लिया हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये नहीं है कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए और माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो ये हमने पढ़ा था। आज का हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैसे सेटल करते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, वो कहाँ कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ये हमने बात करनी है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, लेकिन ओ लेवल में तुमने रट्टा लगाया था ना कि बस ऐसे याद करने, पहले एस होगा, फिर पी होगा, 1s1 प्लस 1s2, 2p 2s2 2p2 ऐसे करके आप करते थे ना, आपको पता नहीं था एस क्या है और पी क्या है। ए लेवल में आके हम आपको ये बताते हैं कि एस क्या है और पी क्या है और ये क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज, अब आप कॉपी करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल। ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। शेल्स क्या होते हैं? शेल्स आर द पाथ फेज along which the electron revolve around the nucleus। ये लिख लें, कॉपी करें प्लीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होती है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, उस क्लाउड की शेप क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका साइज क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, सही है ना? पता है ना आपको? लिख लिया आपने? पॉज करके भी लिख सकते हैं। इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। शेल्स आर द पाथ फेज along with the electrons revolve around the nucleus। अच्छा बेटा, सबसे पहले देखो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं सब शेल। l की वैल्यू 0 हो सकती है, इससे अगर ये 1 है तो ये 0 होगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये 0 और 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये 0 1 2 होगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये क्या होगी? 0 1 2 3 होगी। ये सब शेल होते हैं। जब l की वैल्यू 0 होती है तो हम इसको बोलते हैं s सब शेल है, s सब शेल है। जब n की वैल्यू 1 है तो ये p सब शेल है, n की वैल्यू 2 है तो ये d सब शेल है, n की वैल्यू 3 है तो ये f सब शेल है। f सब शेल तो आप a लेवल में है ही नहीं, d भी आप A2 में पढ़ोगे। उसके बाद क्या है? ये l की वैल्यूज़ है ना, l की वैल्यूज़ हैं। अब m की वैल्यूज़ क्या होती हैं? m की वैल्यू होती हैं, आपको पता है m की वैल्यू क्या होती हैं? -l से लेके 0 से लेके +l तक m की वैल्यूज़ होती हैं। अब ये 0 है तो m की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, m की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 0 होगी। अच्छा, अब ये 1 है, ये बेसिकली l है ना, l के लिए 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी +1 0 -1। 3 वैल्यूज 3 ऑर्बिटल। जितनी इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल के हम स्क्वायर नोटेशन यूज कर रहे हैं। जब l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, l2 है, l इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू क्या होगी? -l माइनस ये कहाँ से शुरू होगा? जब ये 2 होगी तो ये 2 -2 -1 0 1 एंड 2। 5 वैल्यूज़ हैं। ये 5 वैल्यूज़ हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 होगा। जब l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होती है? -l से लेके शुरू होती है, 0 से लेके कहाँ तक जाती है? +l तक जाती है। तो -l ये क्या गया? -3 से शुरू होती है, 0 पे जाती है, +l तक है। -2 -1 0 1 2 3, 7 वैल्यूज, 7 ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उनका स्पिन क्या होगा? स्पिन, यहाँ पे स्पिन की बात नहीं कर रहा, स्पिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज। एक को हम यूं से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पिन है तो यूं होगा, दूसरा स्पिन है तो यूं होगा। इन ऑर्बिटल्स के अंदर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं विद डिफरेंट स्पिन। तो एक इलेक्ट्रॉन यूं आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यूं आएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की ये स्पिन होगी, फिर ये होगा, फिर यूं होगा, फिर ये भरा जाएगा ऐसे करके, फिर यहाँ पे यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं। ये मैं जो एरोज डाल रहा हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। और ये अप एरो का मतलब है एक डायरेक्शन में स्पिन, डाउन एरो का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये नहीं कि अप एरो क्लॉकवाइज स्पिन है और डाउन एरो एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसी बात नहीं है। बस ये ऑपोजिट स्पिन के लिए ऑपोजिट एरोज यूज करते हैं, पैरेलल स्पिन के लिए पैरेलल एरोज यूज करते हैं, ऑपोजिट स्पिन के लिए ऑपोजिट एरोज यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ओके बेटा, उसके बाद क्या था ये आपको पता है। जो नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं, नॉमेनक्लेचर क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं n, फिर लिखते हैं n के बाद इसको चले क्या लेते हैं x, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं y। ये n क्या होता है?
शुरू में जो चीज़ लिखते हैं ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेसिकली क्या बताता है? शेल के बारे में बताता है। ये जो चीज़ होती है ना एक्स, ये बताता है सब शेल। क्या बताता है? सब शेल। और ऊपर जो चीज़ लिखी होती है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। जैसे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1s। l की वैल्यू 0 होगी ना, 0 का मतलब होता है एस सब शेल। हमने शेल बताना है और सब शेल बताना है, बस ऑर्बिटल नहीं बताना होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो पहली चीज़ लिखी हुई है ना, ये 1, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है शेल के बारे में। और s खुद क्या है? सब शेल, सब शेल। हाँ भाई, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी। इसका मतलब इसके अंदर 2 सब शेल्स हैं। जितनी n की वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल है, n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल्स हैं, n की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल्स हैं, n की वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल्स होंगे। ओके, n अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1। 0 का मतलब होता है s सब शेल, 1 का मतलब होता है p सब शेल। इसको कैसे लिखेंगे? 2s and 2p। सेकेंड शेल में इस तरह लिखेंगे 2s and 2p, 2 सब शेल्स इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड सेल में 3s 3p 3d, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d एंड 4f। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नॉमेनक्लेचर आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है, आपको आती है, इसको अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, हमें उनकी एनर्जीज देखनी होती हैं। सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो उसके लिए क्या चीज़ है? तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसकी एनर्जी पता किस पे डिपेंड करती है? n पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, शेल पे डिपेंड करती है। जितना n की वैल्यू कम होगी उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। यू नो, फॉर single electron system the energy depends on principal quantum number, smaller the value of n smaller the energy। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 चले गए, +2, लिथियम +2 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीलियम वो का इनर्ट गैस है, लेकिन अगर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, जिसकी n की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर? तो लिख लें आप, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। n पे डिपेंड करती है, n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी। कॉपी कर लें। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, शेल पे भी डिपेंड करती है और सब शेल पे भी डिपेंड करती है। n पे भी डिपेंड करती है, l पे भी डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं, जिसकी n प्लस l की वैल्यू बड़ी होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। सो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n प्लस l। n प्लस ये l है, l लिखा हुआ है, l ये l लिखा हुआ है, लिख लें। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n प्लस l, लार्जर द वैल्यू ऑफ n प्लस l लार्जर द एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्बिटल है, यू नो, ये जी 1s। अब मैंने इसकी एनर्जी निकालनी है 1, इसका मतलब ये तो आता है ना n, ये तो n की वैल्यू, ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ n है, n की वैल्यू है 1। जब s क्या होता है? s कब होता है? l की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये s होता है, l की वैल्यू 1 होती है तो ये p होता है, l की वैल्यू 2 होती है तो ये d होता है। ठीक है, अब यहाँ पे s है ना, तो s की वैल्यू 0 है तो 0। अब n प्लस l क्या बनेगा? n प्लस l क्या बनेगा? 1 प्लस 0, इसकी n प्लस l की वैल्यू 1 आ गई, 1s की। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल 2s है, 2s का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। अब n प्लस l क्या बन जाएगा? 2 प्लस 0 2 बन जाएगा। इसका मतलब 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है, 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है, क्योंकि 2s में n प्लस l क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 1s में n प्लस l क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरीके से 2p, फॉर एग्जाम्पल 2p है, 2p ऑर्बिटल है, इसका 2 का क्या मतलब होता है? n की वैल्यू है 2 और p के लिए
P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो इसका n प्लस एल क्या बनेगा, n प्लस एल बनेगा 3, तो 2p का n प्लस एल 3 बनेगा, 2p का n प्लस एल 3 बनेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 3d है, 3d का मतलब ये हुआ कि ये n की वैल्यू है ना। अब l की वैल्यू क्या होगी, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो n प्लस एल क्या बन जाएगा, n प्लस एल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 3 प्लस 2 5 बन जाएगा, 3d। अच्छा फॉर एग्जांपल 4p की वैल्यू कितनी है, 4p, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो 4 है। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो n प्लस l क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब 4p पे भी n की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू 5 है, और 3d के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 5 है। तो अब इन दोनों की तो n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। अब हम पता क्या देखेंगे, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखो n प्लस एल यहाँ भी 5 है, n प्लस एल यहाँ भी 5 है, 3d की एनर्जी में n प्लस एल की वैल्यू और 4p में n प्लस एल की वैल्यू 5 आ रही है। तो अब इन दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो हम देखेंगे किसका n कम है उसकी एनर्जी कम है, किसका n ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो 3d की एनर्जी कम है, 4p की एनर्जी ज़्यादा है। फिर n पे आ जाएगा, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी ना, देखो इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ n स्मॉलर द n स्मॉलर द एनर्जी। हम फिर n की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी n प्लस एल की वैल्यू, एक ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू 4 आ गई, दूसरी भी n प्लस एल की वैल्यू 4 आ गई, फिर किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n कम होगा। फिर हम n डिसाइड करेगा किसकी एनर्जी कम है। तो ये मैं आपको इस तरह एनर्जी एक्सिस बना के समझाता हूँ। तो बेटा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उनकी एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n प्लस n, दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। जिसका n प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n प्लस एल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट है ये। ओके आगे चलते हैं। ये देखो मैं आपको ये समझाता हूँ, ये मैंने एनर्जी एक्सिस बनाया है और मैंने डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स बनाए हैं और ये डब्बे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा ये देखो ये n है, n की वैल्यू 1 है, ये इसकी एनर्जी की वैल्यू, ये लाइन लगा दी, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। ये एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी एक्सिस, ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है, ये मिनिमम एनर्जी है। n की वैल्यू 1 होती है तो मिनिमम एनर्जी है। जब शेल 1 होता है तो उसका सब शेल भी 1 है। जब n2 है तो उसके दो सब शेल्स हैं, देखो 2p2 n2, ये n की वैल्यू 2 है। जब n2 होता है तो उसमें सब शेल भी 2 हैं। सेकंड सेल में 2 सब शेल्स हैं, थर्ड सेल में 3 सब शेल्स हैं, फोर्थ सेल में 4 सब शेल्स हैं। जितने शेल की वैल्यू होती है उतने सब शेल्स होते हैं। अच्छा बहरहाल n2 है तो 2s और 2p होंगे इसके सब शेल्स, n3 है तो 3s 3p 3d होंगे इसके सब शेल, n4 है तो उसके 4s 4p 4d 4f होंगे। अब देखो ये टू द स्केल डायग्राम है, 1s की एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की है। तो पहले ये ऑर्बिटल फिल होगा, फिर ये ऑर्बिटल फिल होगा, फिर ये ऑर्बिटल फिल होगा, फिर 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा, फिर 4s फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा है। तो अब हम पढ़ेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला, देखो हमें n प्लस एल से पता चला, n प्लस एल से। इसका n प्लस एल क्या है, देखो ये 3 लिखा हुआ है ना, तो n की वैल्यू तो 3 है। अच्छा d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, देखो जब l 0 होता है तो s होता है, जब l 1 होता है तो p होता है, जब l 2 होता है तो d होता है, l 3 होता है तो f होता है। तो बेटा आपको पता है d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो l की वैल्यू है 2, तो n प्लस एल क्या बन गया, n प्लस एल क्या बन गया 5, इसका n प्लस एल 5 है। अच्छा 4s का चेक करें, 4s के लिए n की वैल्यू तो है 4, बेटा भाई ये n होता है ना शुरू में 4 जो लिखा हुआ, s की वैल्यू क्या होती है, s में l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू है 0, इनको प्लस करें तो 4 आ रहा है। 4s का n प्लस एल 4 आ रहा है, 3d का n प्लस एल 5 आ रहा है, तो 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है।
इसके बाद 4p की एनर्जी है। अच्छा 4d से कम 5s की एनर्जी है। तो ये एनर्जी हमें कैसे मालूम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है? हमें पता चला n प्लस एल की वैल्यू निकाल के, n प्लस एल की वैल्यू निकाल के। जिनकी n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उनकी एनर्जी कम होती है, जिनकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्या होते हैं शेल्स में सब शेल्स होती हैं। जो पहला शेल है n की वैल्यू 1 है तो उस पर 1 सब शेल है, n के लिए 2 है तो उस पर 2 सब शेल्स हैं, n के लिए 3 है तो उस पर 3 सब शेल्स हैं, n1 है तो यहाँ पे 1s बस, n2 है तो यहाँ पे 2 सब शेल 2s 2p, n3 है तो 3s 3p 3d, बस यहाँ तक आपके सिलेबस में है 3 तक, ये ऊपरली चीज़ें नहीं है। n4 है तो 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? किसकी एनर्जी कम होगी? जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम है, जिसका n ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो बेटा 1s को मैंने ये डब्बा बना दिया, ये डब्बा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, एक यूँ शो करूँगा एक यूँ शो करूँगा, अभी हम पढ़ते हैं। 2s के लिए ये डब्बा बना दिया 2p। अच्छा अब s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पता है ना आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? m की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू होती है -l से लेके 0 से लेके +l तक होती है। फॉर एग्जाम्पल p ऑर्बिटल है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होती है 1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। आपको पता है ना जब 0 होता है l तो ये s और s होता है सब शेल, जब n 1 होता है तो ये होता है p सब शेल होता है, जब l 2 होता है तो d सब शेल होता है। तो बेटा अब m की वैल्यू क्या है? जब p के लिए m की वैल्यू 1 है तो -1 से 0 से +1 तक, m की 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये p के अंदर 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, s के अंदर एक ही और एक डब्बा एक ऑर्बिटल, d के अंदर 1 2 3 4 5, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। d में क्या होता है? l की वैल्यू 2 होती है ना, तो m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 1 एंड 2। कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं तो 5 ऑर्बिटल्स हैं। कुछ क्लियर हुआ? आई नो मुश्किल है थोड़ा सा, आ जाएगा समझ में। अच्छा जी नेक्स्ट बेटा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं। रूल्स, ये पहले रूल्स पढ़ लें फिर इनको अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देयर आर सम रूल्स जिनका ख्याल रखना है आपने, इनको अप्लाई करते हुए। पहले तो एक बार सुन लें फिर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये एक जो प्रिंसिपल है ये आपके सिलेबस पे नहीं है कि आपको इस तरह पूछेगा एग्जामिनर कि व्हाट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लेकिन ये रूल है, इसको अप्लाई ज़रूर करते हैं। ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो हर इलेक्ट्रॉन का यूनिक एड्रेस होता है। क्या मतलब यूनिक एड्रेस का मतलब क्या हुआ? आपको पता है ना एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटम नंबर से। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम हो गया ना। तो पॉली ये कहता है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में किसी भी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए जो ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। आपको पता है ना ऑर्बिटल्स क्या होता है? 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। किसी भी ऑर्बिटल में जो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अगर n l m सेम है तो फिर उसकी स्पिन डिफरेंट होगी। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब यह एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं डब्बे से आमतौर पे। अब एक इलेक्ट्रॉन यूं आ गया ना, इसकी स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज सपोज। अब दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन भी मैं यूं ही डाल देता हूं, इस तरह ही डाल देता हूं, तो ये रॉन्ग हो गया। देखो ना, इसका n भी सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, स्पिन भी सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन यूं है तो एक इलेक्ट्रॉन यूं होगा। तो पढ़ लें, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। दिस प्रिंसिपल बाउंड्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन कैन एग्जिस्ट इन 1 ऑर्बिटल। इससे पता चला कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उनके ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उनका स्पिन ऑपोजिट हो। जब स्पिन ऑपोजिट होगा तो उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? वो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक यूं घूम रहा है,
इसका ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ एक ऑपोजिट घूम रहा है, उसका ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है उसको मे बी मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रही हो, इसलिए वो एक ऑर्बिटल में स्टे कर रहे हैं। लाइक चार्जेस है ना, स्पिन ऑपोजिट है तो ही स्टे कर सकते हैं। बहरहाल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में का रूल भी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है ऑफ बाउस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ ये चाहती है उसकी एनर्जी मिनिमम हो। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहेंगे कि पहले मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करें, लोएस्ट एनर्जी वालों को, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कैसे रहना चाहेंगे? लोएस्ट एनर्जी वाले। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाइज द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स, लोएस्ट एनर्जी लेवल रहना पाएंगे। वो ऑर्बिटल पहले फिल करेंगे जिसका n+l की वैल्यू कम होगी। n+l एनर्जी के होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है, जिसके n+l की वैल्यू, n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसके सम की वैल्यू कम होगी पहले वो फिल होगा। अच्छा, आगे कहते हैं इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ऑब्वियसली। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर 4s की एनर्जी चेक करें और 3d की एनर्जी चेक करें, देखिए 4s फोर्थ शेल है, 3d थर्ड शेल है, लेकिन इसकी 4s का क्या मतलब हुआ? n की वैल्यू तो 4 है ना, n की वैल्यू तो 4 है। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l जब 0 होता है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होता है? s, ये सब शेल होता है। l जब 1 होता है तो कौन सा सब शेल होता है? p। l जब 2 होता है तो कौन सा सब शेल होता है? d। पता ना आपको? तो n की वैल्यू तो 4 है, s के लिए l की वैल्यू क्या है? s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। अब इन दोनों को प्लस करें, n+l, इनको प्लस करें, 4 आ रहा है ना। अब इसमें देखें, इसमें n की वैल्यू क्या है? 3, और d सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है? 2। d सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है? 2। इन दोनों को प्लस करें, 2 + 3 5, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। n+l 5 आ रहा है, तो बेटा इसकी ज़्यादा एनर्जी आ रही है ना, तो 3d बाद में फिल होगा, 4s पहले फिल होगा। 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है। वैसे आमतौर पे लगता है ना कि भाई फोर्थ शेल तो पहले बाद में फिल होना चाहिए थर्ड शेल से, तो बेटा हमने एनर्जी देखनी होती है, जिसकी एनर्जी कम है पहले वो फिल होगा। ठीक है बेटा, तो जब हम करेंगे ना फिलिंग, अभी आपको बताऊंगा मैं आपको, तो 4s की एनर्जी 3d से कम है। इनका n+l निकालो, इनका n+l निकालो, जिनका n+l कम होगा उनकी एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये कहता है हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपसे कोई नहीं पूछेगा, हुंड्स रूल पता होना चाहिए। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अवॉइड पेयरिंग अप इफ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन चाहते हैं अलग अलग रहें, अगर अलग अलग ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल 3 कमरे अवेलेबल हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक कमरे में आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आएगा, उसका शेयर नहीं करना चाहेगा, वो अलग रहेगा। जब अगला कमरा अवेलेबल है, अगला ऑर्बिटल अवेलेबल, उस पर जाएगा। अगर इसकी स्पिन क्लॉकवाइज थी तो अगले कमरे वाले की भी क्लॉकवाइज होगी, उससे नेक्स्ट पे जो जाएगा उसकी भी क्लॉकवाइज होगी। जब ये तीनों भर जाएंगे, अब कोई एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये दोबारा पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स अवॉइड पेयरिंग अप, पेयर होना पसंद नहीं करते इफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जीज आर अवेलेबल। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बेरिंग orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital of the subshell has got one electron with a parallel spin। क्या मतलब? p ऑर्बिटल में, p सबशेल में 3 होते हैं ऑर्बिटल। ये p सबशेल है, ये होता है px, ये होता है py, ये होता है pz। बात करेंगे इसकी। p जो सबशेल है इसके 3 होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन ने आना है वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ने आना है वो यहाँ आएगा। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा फिर वो यूं होगा ऑपोजिट स्पिन, फिर वो यूं होगा ऑपोजिट स्पिन, फिर ये यूं होगा, जब तक सारे रूम फिल नहीं हो जाते। डी ऑर्बिटल है, डी के 5, डी सबशेल के 5 और 1 2 3 4 5। पहले ये भरेगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब नेक्स्ट ये पेयरिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये रूल है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है? जो स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, कंप्लीटली उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल पी है, ये ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, उससे थोड़ी कम स्टेबिलिटी इसकी है, हाफ फील्ड। ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ऑब्वियसली पहले ये
इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि वो ऐसे आ जाएं। अगर उनके पास ये चांस बनता है कि वो अपना ऑर्बिटल फिल कर सकते हैं तो ऐसा आना पसंद करेंगे। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम होती है। तो ये इसकी रीज़न क्या है, ये सिलेबस के बॉन्ड है, बस को याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और ज़्यादा स्टेबल का मतलब होता है लोअर एनर्जी स्टेट पर होते हैं। हर चीज़ लोअर एनर्जी पे रहना चाहती है। एक बॉल को यहाँ रखेंगे नहीं रुकेगी, नीचे जाएगी। हर चीज़ स्टेबल कब होती है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसकी एनर्जी कम होती है। अब देखो बेटा, ज़रा गौर से देखिए, ये हमने पढ़ी अभी डायग्राम। देखो ये क्या है, एन क्या है, शेल। एन की वैल्यू 1 है, इसके अंदर 1 के अंदर 1 सब शेल है, 1 के अंदर 1 सब शेल है। एन के लिए 2 है तो उसमें 2 सब शेल्स हैं। एन के लिए 3 है तो उसके अंदर एन के लिए 3 है, डी पी एस एस पी डी, 3 ऑर्बिटल्स हैं। जितनी 3 सब शेल्स हैं, जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, अगर 1 है तो 1 सब शेल है, 2 है, एन के लिए 2 है तो उस पर 2 सब शेल्स हैं, एन के लिए 3 है तो 3 सब शेल्स हैं। अच्छा, एनर्जी, ये एनर्जी एक्सिस है, ये लोएस्ट एनर्जी, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी। देखो 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है। n+l लगा के चेक करते हैं। तो फिलिंग भी कैसे होगी, पहले ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा, ये वाला ऑर्बिटल 1s वाला, पहले 1s वाला फिल होगा, 1s फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डब्बा है, ये 1s लिखा हुआ है। उसके बाद ये उससे ऊपर कौन सा वाला है, 2s वाला फिल होगा। फिर 2s के बाद 2p वाला फिल होगा, 2p, इसके 3 है, 2p, देखो ये नीचे है। 2 के बाद p के बाद कौन सा वाला होगा, 3s वाला ऑर्बिटल फिल होगा। 3s के बाद 3p वाला ऑर्बिटल फिल होगा, 3p। फिर 4s, अब 4s नीचे, 3d ऊपर है। फिर 4s की एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम है पहले वो फिल होगा। तो ये देखिए बेटा, अगर मैं इसको लाइन में लिखूं तो आपको ऐसे नजर आएगा, पहले ये ऑर्बिटल फिल होगा, इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी है, फिर इसकी एनर्जी है, फिर इसकी एनर्जी है, फिर आप देख सकते हो 3p के बाद 4s है, 3d नहीं है। देखो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम है वो पीछे है। इसी तरीके से 4p के बाद 4d नहीं है, 5s है। आप n+l से चेक कर सकते हो, n+l लगाते रहो, जिसका n+l की वैल्यू कम है उसकी लोएस्ट एनर्जी है। इसके n+l की वैल्यू कितनी है, ये n1 है ना, s की वैल्यू l0 होता है तो ये 1 है, n+l इसका n+l इसका 1 है। इसका n+l क्या है, 2 + 0 2 है। इसका n+ क्या है, 2, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, 2 + 1 3 है। इसका n+l क्या है, 3 है। इसका n+l क्या है, 3 + 1 4 है। इसका भी 4 है। इसका n+l क्या है, 3, और d के लिए l की वैल्यू 5 होती है और 2 होती है, 3 + 2 5 है। इसका n+ क्या है, 5 है। इसका n+l क्या है, 5 है। इसका n+l क्या है, 6 है। अब आप कहेंगे सर ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसमें बेटा अगर दोनों के n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो किसकी एनर्जी कम होती है, जिसका n कम होता है। तो इसका n कम है ना, इसका n की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम है। इसी तरीके से ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो n+l इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, लेकिन इसका n कम है। फिर जब n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर m देखते हैं, जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम है। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन इसका शेल कौन सा है, 3rd, इसका शेल कौन सा है, 4, इसका शेल कौन सा है, 5th। फिर हम n देखते हैं, जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम है। तो हम ऐसे फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी। ठीक है, अब हम फिल करके दिखाते हैं आपको इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सबको फिल करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आ गया हाइड्रोजन। इसके लिए मैं वही लिख देता हूँ पूरा का पूरा, ये पूरे का पूरा इस तरह ही फिल होगा। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये यूं आ जाएगा, उसको यूं शो कर दिया अप एरो से, अप डाउन एरो से भी शो कर सकते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद आ गया हीलियम। हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखो ये फिल होगा और पहले यही फिल होगा, ये फिल होगा, ये फर्स्ट शेल पहले कंप्लीट होगा। उसके बाद लिथियम। लिथियम में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल फिल हो गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, लिथियम। लिथियम ये ऑर्बिटल्स हैं, इनको फिल कर रहा हूँ। ऊपर का एरो क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन, नीचे का एरो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, या ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला क्लॉकवाइज। बस एक को अप एरो से, एक को डाउन एरो से शो करते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये फिल हो गया। बेरिलियम के बाद क्या है, बोरॉन। अब ये क्या है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब ये आ गया बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। अब आ गया बेटा कार्बन। कार्बन में क्या होगा, देखो कार्बन में क्या होगा, ये आ गया, फिर ये नीचे आ गया, सॉरी, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये चौथा, 5 हो गया, और छठा इसके साथ ही आएगा, अलग से रहेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, अलग से रहेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन को देखें। नाइट्रोजन में क्या होगा,
पहले ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें क्या हुआ, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया। अभी पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि अवेलेबल है। अगर आप इनको कॉन्फ़िगरेशन टाइप में लिखें, इसको स्टेटमेंट में लिखें, ऑर्बिटल में ना लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा 1s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट शेल एस सब शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, देखो 1s2। इसकी क्या होगी बेटा, आपने लिखी हुई है, आपको ओ लेवल्स में आती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट शेल में 1s2, फर्स्ट शेल ये हो गया, कॉमा डालें या ना डालें मैटर नहीं करता। फिर 2s1, 2 सेकेंड के s ऑर्बिटल में, s सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब बेरिलियम को देखिए, ये क्या है 1s2 और 2s2, ये देखें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, ये क्या है 1s2, 2s2, 2p1, 2px1 भी कह सकते हैं। ये p है ना, ये px होता है, ये py होता है, ये pz होता है। एक x एक्सिस के लॉन्ग डंबल होता है, वो px होता है। एक y एक्सिस के लॉन्ग डंबल होता है, वो py होता है। एक z एक्सिस के लॉन्ग डंबल होता है, वो pz होता है। तो इस तरीके से फिल कर रहे हैं। तो बोरॉन हो गया, उसके बाद आ गया कार्बन। कार्बन के लिए क्या होगा 1s2, 1 क्या है, 1 शेल है, s क्या है, सब शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर 2s2 और 2p2, देखो 2p2 यहाँ तक। नाइट्रोजन आ गया, तो इसी तरीके से 2p3 हो जाएगा, 1s2, 2s2 और क्या है 2p3, 7 पूरे हो गए। ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आप ओ लेवल में लिखते रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गए कि ऐसे फिलिंग क्यों करते हैं। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। पहले ये फिल कर लेते हैं। पहले ये फिल होगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इससे क्या हुआ, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, कितने हो गए 2, 2, 4 और 7। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो कैसे लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p कितने हो गए 4, 2p4, 2p4। फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होगा, पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, ये फिल होगा, ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा। अब इसके बाद नीचे को, फिर नीचे को, ये उसमें है, उस डब्बे में है। तो क्या लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p5, 2p5। नियॉन, नियॉन का ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा, देखो ये आ गए 2। इसके बाद ये क्या है, पहले ये, फिर ये, अब ये आएगा साथ, ये देखो इसका कंप्लीटली फिल्ड है ना, ये स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करती, ये नोबल गैस है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ना, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एन ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं Ne। इसका मतलब है ये बार बार ना लिखना पड़े, इससे आगे Ne लिख के हम यूँ लिखते हैं। अभी बताता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, ये नियॉन है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम नियॉन के पास सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हैं खुद से, ये ऊपर ये नीचे, पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैंने सोडियम की लिखनी है तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज, आई कैन राइट लाइक दिस, कि मैं शुरू में लिख दूँ Ne, ये सब नियॉन के बराबर है, ये नियॉन का है, नियॉन का, और उसके साथ लिख दूँ 3s1। नोबेल कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये लिख दूँ कि 10 तो यहाँ पे पूरे हो गए ना, 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट बेटा मैग्नीशियम। हाँ जी, पहले ये आएगा 1, नज़र नहीं आ रहा, हाँ जी, ये फिल हुआ, फिर ये फिल हुआ, फिर ये फिल हुआ, सॉरी गलत कर दिया, फिर ये नीचे को, फिर नीचे को, फिर नीचे को, अब 3s और ये आएगा। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 भी लिख सकते हैं, ये पूरा भी लिख सकते हैं, नियॉन 3s2। तो लिखते हैं 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। वी कैन राइट लाइक दिस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था
Ne के साथ 3s2, ठीक है। इसके बाद आ गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को फिल करना है बेटा। एल्यूमिनियम को फिल कर रहा हूँ मैं, डार्क पेन से लिखता हूँ, चले इससे लिखता हूँ। हाँ जी, पहले 1s ये फिल होगा, फिर ये, फिर इसका पहले ये वाला फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, उसके बाद ये ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन, फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2, 3s2 के बाद क्या 3p1, हम लिख सकते हैं इसको, पहले लिख दें Ne नजर नहीं आ रहा, यहाँ लिख दें Ne और लिख दें 3s2 और उसके बाद 3p1। सिलिकॉन, इसमें क्या होगा बेटा, देखिए पहले ये 1s2, ये करेंगे लिख लिख के बेटा, आप ये लिख के पहले ये, फिर ये, फिर ये, अब जो एक्स्ट्रा है वो ये, फिर यहाँ पे, फिर ये इसको फिल करेंगे, फिर ये फिल होगा, एक यहाँ पे आएगा और अगला कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। इसके बाद फिलिंग नहीं स्टार्ट होगी। तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, नियॉन, नियॉन के बाद 3s2 3p2, सिलिकॉन हो गया। इसके बाद फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं भाई, ये फिल कर रहे हैं फिर आपको आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, ये 1s2, उसके बाद ये आ जाएगा 2s2, फिर पहले ये, फिर ये, फिर ये हो गया। अब उसके बाद ये, देन दिस नीचे को, उसके बाद ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, ये फिल होगा और ये फिल होगा। 15 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और 3 15। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, जगह यहाँ पे कम हो जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा, आगे लिखता हूँ। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बेटा, आप सबको आती है लेकिन सुन लें दोबारा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 लिख सकते हैं ना। और वी कैन लाइक दिस, ब्रैकेट में लिख लें Ne में ये 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये चीज़ फुल हो गई, बाकी क्या रहेगी 3s2 एंड 3p3। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये जगह कम है मेरे पास, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट S। ओके, तो इसी तरीके से S ये हो जाएगा, ये डाउनवर्ड 2s2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर डाउनवर्ड स्पिन, आधा एरो भी दिखा सकते हैं, डाउनवर्ड स्पिन यूँ भी दिखा सकते हैं। उसके बाद ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये। इज इट क्लियर टू यू। तो इसी तरीके से आप बाकी भी फिल कर सकते हैं। तो उसको लिखेंगे 1s2, इसको मैं लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हाउ मच 3p 1 2 4 3p4, कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 और 2 6 और ये 10। हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिख लें Ne और उसके बाद लिख लें 3s2 और 3p4, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्लोरीन में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहाँ पे एक और आ जाएगा। आर्गन में क्या होगा, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। आर्गन की बात करता हूँ, बाकी तो अब लिख लोगे। आर्गन में क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये नीचे आ गया, ये फिल हुआ, ये फिल हुआ, ये फिल हुआ, ये भी नीचे, फिर ये फिल हुआ और फिर ये फिल हुआ। इधर भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। ये कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, उसके बाद 2 12 14 16 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आर्गॉन तक। अब इसको आर्गॉन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूँ करके AR और ब्रैकेट 18 इलेक्ट्रॉन, पहले 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, अगले 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम, पोटाशियम, कैल्शियम और इसका लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू। अच्छा, एक तो मैं वो करा दूँ जिसमें ये इन्वॉल्व होगा। ओके, कैल्शियम की बात करते हैं ना, लिसन टू मी प्लीज। ये देखो, इसको फिल करना है मैंने। हाँ जी, पोटाशियम 1s2 2s2 2p, पहले ये, फिर ये, फिर ये और उसके बाद ये डाउनवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर डाउनवर्ड, पहले अपवर्ड दिखा दिया, इसके ऊपर और नीचे,
फिर ये फिल किया, फिर ये फिल किया, सॉरी गलत कर दिया, ये नहीं करना पहले, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद नीचे, फिर ये, और अब 3D नहीं, 3P के बाद 3D आता है ना, लेकिन हम इसको पहले फिल करेंगे, इसको पहले फिल करेंगे। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिलिंग ऑर्डर तो ये है, फिलिंग ऑर्डर तो ये है। फिलिंग ऑर्डर क्या है? फिलिंग ऑर्डर ये है कि मैं फिलिंग ऑर्डर लिख के बताऊं आपको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या है? 3p6 के बाद क्या है? 3D नहीं है, उसके बाद है 4s1, 4s1। ये तो है ना फिलिंग ऑर्डर। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0, 0, 4s1, ऐसे लिखेंगे इसको। पहले ये 3 वाला पूरा करेंगे, चाहे जहां 0 इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग ऑब्वियसली पहले s की हुई है, फिलिंग s की हुई पहले हुई है, d की नहीं हुई, लेकिन आपने यहां पे ऐसे लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो हम फिलिंग ऑर्डर ये हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में बात कर लेंगे। आप कैल्शियम की और इसकी खुद ट्राई कीजिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी सिमुलेशन देखिए, सिमुलेशन नहीं, पहले तो ये देखो हाइड्रोजन है, ये आप यूं भी दिखा सकते हैं एरो, खाली यूं भी दिखा सकते हैं एरो, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1s2, लिथियम में ये और ये आ जाएगा, बेरिलियम में इस तरह और इस तरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोरॉन में पहले ये फिल हुआ, फिर उसके कार्बन में पहले ये, देखो अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग अलग सिंगल रहना चाहते हैं। अब पेयरिंग स्टार्ट, जब अवेलेबल नहीं है तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई। इसको सिमुलेशन में देखिए ज़रा, ये पहले ये भर रहा है, फिर ये भर रहा है, ये चेंज होता जा रहा है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरह फिलिंग हो रही है। दोबारा देख लें, पहले ये फिल, फिर ये होगा, फिर ये, उसके बाद ये, फिर पी, फिर ये, उसके बाद नीचे, फिर ये, एंड सो ऑन, ऐसे फिलिंग होती है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए काफ़ी है, तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।